हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएस की मुख्य धाराओं के बारे में। जो मारपीट से संबंधित धाराएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। ये देखिए, गणेश जी का चित्रकारी हुई है हमारे पंडित जी द्वारा, बहुत ही अच्छा। हमको तो नहीं आता है, कम से कम वो बना कर चले गए हैं, तो इसके लिए भी इनके लिए भी एक लाइक तो बनता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के जो नए कानून में नए सेक्शन आ गए हैं मारपीट से संबंधित। मैं उन सारी बातों को इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करूंगा। आज इस वीडियो में मान के चलिए करीब 10 धाराओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। 10 धाराओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज की धारा जो है हमारी पहली धारा होगी 115(2). आज की जो धारा पहली धारा रहेगी 115(2). दोस्तों, 115(2) कहाँ लगता है? अगर एफआईआर कहीं पर होती है, एफआईआर में सबसे पहले इसी धारा को रख देते हैं 115(2). 115(2) का मतलब है स्वेच्छा घोर उपहत कारित करना, यानी किसी व्यक्ति को मारना पीटना, एक चपेट मारना या कई थप्पड़ मारना, जिसे उसको हल्की फुल्की चोट आती हो तो 115(2) लगता है। साधारण चोट को दंड देने का प्रावधान करती है। दोस्तों, इसमें क्या है, 1 साल की सज़ा है, 1 साल की सज़ा है या जुर्माना है। बात समझ में आई? 1 साल की सज़ा या जुर्माना। अब लेकिन जुर्माना इसमें कितना हो गया है? 10,000 हो गया है। 10,000 रुपये क्या हो गया? जुर्माना हो गया। यानी 115(2) में अगर आप जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये दंड भरना पड़ेगा, जो कि यह दोस्तों आसंज्ञेय अपराध होते हैं, आसंज्ञेय अपराध। और यह जमानती अपराध होते हैं, जमानती अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। पहली धारा के बारे में समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरी धारा। दूसरी धारा जो कि सबसे कॉमन धारा होती है 352 धारा बीएनएस की। यह बात करती है गाली गलौज के बारे में। गाली गलौज, किसी व्यक्ति को गाली गलौज करना, गाली देना, उसके लिए 352 लगता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि 115(2), 352 बहुत ही, और इसके साथ 151 भी रहती है। इसका मतलब है कि गाली गलौज, मारपीट, किसी को धमकी देना इत्यादि की बात करता है। 152(2) का मतलब होता है क्या? 152(2) में गाली गलौज देना होता है और इसमें 2 साल की सज़ा है। 2 साल की सज़ा है या जुर्माना है। यह भी दोस्तों आसंज्ञेय अपराध होते हैं और जमानती अपराध की श्रेणी में होते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुनवाई कर सकता है। तो बात समझ में आई? 352 गाली गलौज के लिए 2 साल की सज़ा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब बात करेंगे नंबर 3, 351 की सब सेक्शन 2 के बारे में। ये बात करता है धमकी देने के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धमकी देता है, तुम्हें देख लूँगा, तुमको बहुत मार मारूंगा, इस रास्ते से गए तो पैर तोड़ दूंगा, इस तरह की अगर धमकी देता है तब वहाँ पर धारा 351(2) लगती है। और इसमें 351(2) के सेक्शन में 2 वर्ष की सज़ा है। 2 वर्ष की सज़ा है। जुर्माना भी हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है, यानी या तो जुर्माना या तो दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह भी दोस्तों आसंज्ञेय अपराध है। इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। और ये तीनों धाराएं ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर है।
कि अक्सर कहीं पर भी मारपीट होती है तो पुलिस तुरंत इन धाराओं को लगा देती है। 115(2), 352, 351(2), कितनों भी FIR, ज़्यादा से ज़्यादा FIR इन्हीं धाराओं को होते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटे अपराध की श्रेणी में आते हैं। और अगर इन अपराधों को जान लिए आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 115(2) में मारपीट को बात करता है जो कि 1 साल की सज़ा है। 352 में गाली गलौज की बात करता है, 2 साल की सज़ा है। 351(2) में धमकी देता है। इसमें एक और सेक्शन है 351(2) में 351(3) सब सेक्शन 3 है। यह भी बात करता है धमकी की, लेकिन यह जान से मारने की धमकी की बात करता है। जान से मारने की धमकी, अगर कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकी देता है तब 351 का 3 लगेगा और यह 7 वर्ष की सज़ा की बात करता है। कितने वर्ष? 7 वर्ष। 7 वर्ष की सज़ा की बात करता है। यह भी दोस्तों क्या है? आसंज्ञेय अपराध है। यह भी आसंज्ञेय अपराध है और इसकी सुनवाई किसी मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। यह भी जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं और ये तीनों अपराध समझौता योग्य अपराध होते हैं। किसी भी टाइम आप समझौता कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगले सेक्शन की बात करेंगे हम 452, जो कि गृह अत्याचार के बारे में बात करता था IPC का, लेकिन हम इसमें बात करेंगे 333 BNS के सेक्शन के बारे में। यह बात करता है गृह अत्याचार के बारे में, यानी अगर घर में घुसकर कोई व्यक्ति मारपीट करता है कि घर में घुसकर मारपीट करे, तब यह धारा 452 की जगह अब 333 लगेगी। BNS में 333 घर में घुसकर गृह अत्याचार की बात करता है। इसमें दोस्तों 333 में 7 वर्ष की सज़ा है। 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माना भी हो सकता है। 7 वर्ष की सज़ा या जुर्माना, यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होता है। यानी किसी के घर में आप घुसकर मारेंगे तो गंभीर अपराध होता है और यह अजमानती अपराध होते हैं। कैसे होते हैं? अजमानती अपराध होते हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है इन अपराध के। तो 333 क्या बात करता है? घर में घुसकर मारपीट की बात करता है, जो कि 7 वर्ष की सज़ा है। संज्ञेय अपराध है लेकिन अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। अब अगली धारा की बात की जाए 427 की। हम लोग IPC में 427 पढ़े हैं, उसी को बार बार ध्यान में आ रहा है, तुलनात्मक अध्ययन हो जा रहा है, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे 324 का सब सेक्शन 4। 324 का सब सेक्शन 4 में पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 20,000 से लेकर 1 लाख तक अगर आपका नुकसान करता है, 20,000 से लेकर 1 लाख तक का नुकसान करता है, तो वह 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। बात समझ में आई? 20 लाख से 1 लाख तक कोई नुकसान करता है तो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी आसंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसमें एक और सब सेक्शन है 324 का सब सेक्शन 5। 324(5) में 1 लाख से अगर ज़्यादा का नुकसान है तो 5 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं, आसंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोई भी मजिस्ट्रेट 324(4) और 324(5) की सुनवाई कर सकता है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर। चलिए बात करेंगे अगले, इसको मिटा देते हैं तो बात समझ में। 337 में गृह अत्याचार है, 324(4) में रिश्ती की बात करता है, जो कि नुकसान की बात करता है। अब हमारा अगला सेक्शन होगा, अगले सेक्शन की बात करेंगे हम 325 जो कि फ्रैक्चर की बात करता था IPC का, या IPC का सेक्शन है, लेकिन इसमें बात करेंगे हम 117(2) BNS।
117(2) BNS क्या कहता है? दोस्तों फ्रैक्चर की बात करता है, अगर किसी व्यक्ति को घोर उपाहत कारित कर दी जाए यानी कि गंभीर चोट कारित कर दी जाए तो 117(2) लगेगा और इसके लिए 7 साल तक की सज़ा है। कितने साल? 7 वर्ष की सज़ा है। 117(2) घोर उपाहत कारित करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी का दांत तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, ऐसे तरह का अपराध किया है तो इसमें आपको 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और यह संज्ञेय अपराध होते हैं, लेकिन कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। यह यह जमानती अपराध होते हैं। बात समझ में आई? 117(2) BNS 7 वर्ष की सज़ा और यह संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब अगले सेक्शन की बात करेंगे हम। 324 IPC की बात करता था, लेकिन अब हम नए कानून के अनुसार 118 BNS की बात करेंगे। 118 BNS क्या कहता है? यह बात करता है कोई व्यक्ति खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति को चोट कारित करता है। मैंने अगर कुल्हाड़ी से आपका हाथ काट दिया, लेकिन हाथ काट दिया निकला नहीं, हाथ निकलना नहीं चाहिए, शरीर में चाकू मार दिया हो, कहीं पर फावड़े से मार दिया हो, कट गया हो, कट जाना चाहिए। तो अगर कोई खतरनाक हथियारों से चोट कारित करता है तो 118 का सब क्लास 1 से दंडित किया जाएगा और इस अपराध के लिए 3 वर्ष की सज़ा, इस अपराध के लिए 3 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। यह अजमानती अपराध है, लेकिन हमारे यहाँ यूपी में इसकी जमानत मिल जाती है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अब बात करेंगे अगले सेक्शन के बारे में, जो कि हम लोग IPC में 326 पढ़े हैं। इसमें पढ़ेंगे 118 का सब क्लास 2 BNS का। 118 का सब क्लास 2 कहता है खतरनाक हथियार से घोर उपाहत कारित करना, यानी खतरनाक हथियार से किसी की अंगुली काट दिया, किसी का पैर काट के निकल गया, कान कट के निकल गया, किसी भी तरह से अंग भंग होने की बात करता है। अगर इस तरह का कोई कृत्य हुआ है तो ऐसा अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध होता है और इसमें मान के चलिए इस सज़ा की बात करें तो आजीवन कारावास या 10 साल की सज़ा हो सकती है। खतरनाक हथियारों से किसी को गंभीर चोट पहुंचाए हैं तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। यह सेशन ट्रायल, इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा और यह अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। बात समझ में आई? 117(2) कहता है BNS का किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर आ गया हो तो उसके लिए यह धारा बताती है 7 साल की सज़ा है। 118(1) कहता है खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, जो कि 3 वर्ष की सज़ा अजमानती अपराध की श्रेणी। सबसे बड़ी धारा 118(2) BNS है, खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति का अंग भंग करना, जो कि आजीवन कारावास या 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट धारा की तरफ बढ़ेंगे हम। अब चलिए बात करेंगे हम IPC का BNS का सेक्शन 109। BNS का सेक्शन 109 की बात की जाएगी। 109 दोस्तों बताता है हत्या का प्रयत्न, हत्या का प्रयत्न। कोई व्यक्ति अगर किसी को हत्या करने की नीयत से उस पर हमला करता है लेकिन वो बच जाता है, तब वो हत्या करने का प्रयत्न कराता है। बात करेंगे हम 109 BNS की, जो कि बात करता है हत्या करने के प्रयत्न की। अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की नीयत से उस पर हमला करता है लेकिन वह व्यक्ति क्या करता है, बच जाता है। अगर बच गया तब वहाँ पर धारा 109 BNS लगेगी। 109 BNS के लिए हत्या करने का प्रयत्न के लिए आपको 10 वर्ष तक की सज़ा प्लस जुर्माने से आपको दंडित किया जा सकता है। 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दोस्तों यह क्या है? यह संज्ञेय अपराध है, यह संज्ञेय अपराध है लेकिन अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है। इनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट में होगी।
यह समझौता योग्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। बात समझ में आई। 109 हत्या का प्रयत्न की बात करता है, जो कि 10 साल तक की सजा का बात करता है। अब अगली धारा की बात करेंगे, धारा 109 का सब क्लास 2। यह सब क्लास 1 था हत्या का प्रयत्न, यह सब क्लास 2 है हत्या के लिए हत्या का प्रयत्न। ये भी, इसको भी हत्या का प्रयत्न ही कहेंगे। लेकिन इस धारा में उस कार्य को, जैसे किसी व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से आपने हमला किया और उसको घोर उपहतकारित हो गई, जहाँ पर घोर उपहतकारित करने की बात आ जाती है, जान से मारने की नीयत से घोर उपहतकारित किया है, तब 109 2 BNS हत्या का प्रयत्न के लिए यह बात करता है। इसमें दोस्तों बात करते हैं कि यह आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ इसमें जुर्माना हो सकता है, और यह भी सेशन कोर्ट का मैटर है और अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो बात समझ में आई, इन दोनों में अंतर क्या है। 109 1 का BNS कहता है हत्या का प्रयत्न, लेकिन उससे हत्या करने की नीयत से आपने किसी पर हमला किया लेकिन वो चोट नहीं लगी, तब वहाँ पर एक BNS का सेक्शन 109 का 1 लगेगा, जो कि 10 साल की सजा की बात करता है। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से हमला किया, बच तो गया लेकिन उसको चोट गंभीर लगी है, घोर बात हुई, तब 109 2 BNS लगेगा, जो कि आजीवन कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यह सेशन ट्रायल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस धारा को देखते हैं। धारा 110 BNS यह बात करता है आपराधिक मानववध का प्रयत्न। आपराधिक मानववध का प्रयत्न अगर धारा 110 BNS से FIR में मिलती है तो समझ लीजिए कि वह आपराधिक मानववध का प्रयत्न की बात करता है, प्रयास की बात करता है। इस धारा में भी 2 सब सेक्शन है। पहले सब सेक्शन में 3 साल की सज़ा है, पहले सब सेक्शन में 3 साल की सज़ा है, साथ ही साथ जुर्माना है। 3 साल सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दूसरे सब सेक्शन में बात करता है 7 साल तक की सज़ा प्लस जुर्माना से दंडित करने की बात करता है। यानी एक आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न में अगर चोट नहीं लगी है, उसको गहरी चोट नहीं लगी है, हल्की चोट है, तब वह 30 साल वह जुर्माना से दंडित किया जाता है। अगर उसको गंभीर चोट लग गई है तो 7 साल या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। बेहोश अगर हो गया है व्यक्ति चोट लगने से, तो वहाँ पर यही लगेगा 110 का सब सेक्शन 2। दोस्तों यह सेशन ट्रायल है, दोनों सेशन ट्रायल हैं और अजमानती अपराध होते हैं। दोनों सेशन ट्रायल है, दोनों अजमानती अपराध श्रेणी में आते हैं। ये भी समझौता योग्य अपराध नहीं होते हैं। चलिए अब अगला सेक्शन बात करेंगे हम, धारा 302। धारा 302 अगर हम पढ़े हैं हत्या की, तो अब यह आ गया है 103 हत्या। 103 हत्या की बात है। इसमें भी 2 सेक्शन हैं। पहला सब सेक्शन 103 का पहला सब सेक्शन बात करता है हत्या के लिए दंड। हत्या के लिए दंड की बात करता है। इसमें आजीवन कारावास की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दूसरा सब सेक्शन है किसी समूह द्वारा 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अगर किसी को मारा पीटा जाता है तो मार पीट कर हत्या कर दी जाती है। यानी 5 से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा अगर किसी को मार पीट कर हत्या कर दी जाती है, तब वहाँ पर धारा 103 का सब सेक्शन 2 लगेगा। सामूहिक हत्या की बात करता है। यह भी दोस्तों आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। देखिए 103 का सब सेक्शन 1 में हत्या के लिए दंड की बात करता है, जो आजीवन कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। इसका सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर किसी को
किसी की हत्या की है तब वह आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। यह भी संज्ञेय अपराध बहुत जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनकी सुनवाई सीधे सेशन कोर्ट से होती है और यह अजमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनमें समझौता नहीं हो सकता है। कि अगर आपके खिलाफ धोखाधड़ी संबंधित कोई मामला दर्ज होता है तो इन्हीं सब धाराओं में से दर्ज होगा और यही सब धाराएं FIR में आएंगी। तो देख लीजिए FIR में अगर कोई इस तरह की धारा है तो आप समझ जाएंगे कि धोखाधड़ी से संबंधित धारा है। धारा 316, 319(2), 318(4), 338, 336, 336 का 3 व 4, 340 का 2 BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 FIR में आपको इसी तरह मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे कि यह धोखाधड़ी से संबंधित मामले हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक धारा के बारे में बताऊंगा कि उन धाराओं का मतलब क्या है और उसमें सज़ा का क्या प्रावधान किया गया है। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही स्पष्ट भाषा में पूरा समझाने का प्रयास करूंगा और यकीन मानिए कि आपको समझ में आ भी जाएगा। धोखाधड़ी से संबंधित सारे मामले मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूँ। जो मुख्य धाराएं थी मैं उन्हीं को इसमें टॉपिक में शामिल किया हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम धारा 316 की। तो अगर हम BNS सेक्शन 316 BNS का सेक्शन 316 क्या कहता है? यह दोस्तों बात करता है आपराधिक न्यास भंग का। आपराधिक न्यास भंग इसको कहते हैं। आप अपनी भाषा में समझिए विश्वासघात। जैसे मान लीजिए आपने विश्वास करके मुझको यह दिया और मैं इसको रख कर खुद अपने यूज में ले रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ और आपको आने के बाद मैं आपको ना दूँ तो ये होता है विश्वासघात। मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरी ही सामान मुझको नहीं दे रहा है, तब वहाँ पर धारा 316 बनती है। एक बात और इसमें उदाहरण समझ लीजिए, जब किसी की शादी तय होती है, लड़के और लड़की की शादी तय हो गई, बर अच्छा सब कुछ हो गया और बाद में कोई एक पक्ष शादी को काट दे रहा हो। अगर एक पक्ष शादी को काट दिया तो वहाँ पर विश्वासघात हुआ ना, विश्वास आपने किया था, शादी हो गई, शादी कट गई, तब वहाँ पर धारा 316 लगेगी। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। इसमें जो है अगर सज़ा की बात करें तो 5 साल की सज़ा है, 5 वर्ष की सज़ा है या जुर्माना है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बात समझ में आई? 5 साल की सज़ा, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत का तुरंत जमानत नहीं मिलेगी, अजमानती अपराध है। और प्रथम श्रेणी का फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो बात समझ में आई? धारा 316 में आपराधिक न्यास भंग की बात करता है जो कि 5 वर्ष की सज़ा या जुर्माना हो सकता है। यह संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट इसको देखेगा। एक धारा तो क्लियर हो गई होगी। अब कहीं पर भी आप 316 देखेंगे फटाफट चुटकियों में बता देंगे कि ये धारा को तो मैं पढ़ा हूँ। तो अगली धारा की हम बात करेंगे, धारा 319(2). तो यहाँ पर लिखेंगे BNS 319(2). दोस्तों 319(2) क्या कहती है? यह बात करती है प्रतिरूपण द्वारा छल। प्रतिरूपण द्वारा छल, यह बात करता है प्रतिरूपण द्वारा छल। इसमें बात करता है दोस्तों जिसका प्रतिरूपण होता है वो व्यक्ति काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है, उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पहुंचकर कोई काम कर रहा है, तो वही होता है। इसमें वास्तविक होता है या काल्पनिक भी हो सकता है। इसमें भी दोस्तों क्या है? 5 साल की सज़ा है। 5 साल की सज़ा है, दिख रहा है? 5 साल की सज़ा प्लस जुर्माना। यह भी क्या है? संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। यह भी धारा 319(2) संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
लेकिन यह जमानती अपराध होते हैं, जमानती अपराध होते हैं, यानी इसमें बेल मिल जाती है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। तो धारा 319(2) समझ में आ गया, प्रत्युत्तर द्वारा छल की बात करता है। अब नेक्स्ट धारा की तरफ हम बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। अगले धारा की अगर हम बात करेंगे, धारा 318 का 4, सेक्शन 318 का 4 BNS, यह बात करता है दोस्तों छल का, छल की बात करता है। कोई व्यक्ति अगर आपके साथ छल किया है तब धारा 318(4) लगेगा। इसमें भी 7 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 7 साल की सज़ा, जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। यह भी क्या है, संज्ञेय अपराध है, यह भी संज्ञेय अपराध है और अजमानती श्रेणी में आते हैं। इन्हें इसमें भी जमानत नहीं मिलती है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो धारा 318(4) जो कि पहले 420 था, वही 420 वाला है, 318(4), 7 साल से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। चलिए अगली धारा की बात करेंगे हम। अगली धारा है सेक्शन 338 BNS, 338 BNS। 338 BNS क्या कहता है, मूल्यवान प्रतिभूत, वसीयत आदि की अगर आपने कूट रचित रचना करके प्रस्तुत करते हैं तब यह धारा लगती है 338। यानी किसी भी दस्तावेज को आपके द्वारा क्रिएट किया जाता है तब वह धारा 338 लगेगी। बात समझ में, किसी भी तरह की कूट रचना अगर होती है, उस दस्तावेज को अगर आप प्रस्तुत करते हैं तब उसके लिए 338 के तहत सज़ा की जाएगा। इसमें दोस्तों सज़ा की बात करेंगे तो आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास से लेकर यह कम भी हो सकता है 10 वर्ष तक, मतलब आजीवन कारावास होगा या 10 वर्ष होगा। वह अपराध की प्रकृति पर निर्भर होगा कि अपराध कितनी गंभीर प्रकृति, गंभीर प्रकृति का है तो आजीवन कारावास, उससे कम प्रकृति का है तो 10 वर्ष का कारावास है, दंडित किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। दोस्तों अब इसमें ट्विस्ट है, ये सब संज्ञेय अपराध थे, आजीवन कारावास है, 10 साल की सजा है, लेकिन यह असंज्ञेय अपराध है। समझ में आई, असंज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, असंज्ञेय अपराध है यह, लेकिन अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है। इसकी सुनवाई भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा होगी, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई होगी। इसके बारे में अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दूसरी धारा की बात करेंगे हम, धारा 336, 300 ये हो गया, 38 वाला हो गया। अब बात करेंगे 336 का 3, सेक्शन 336 का 3, पहले 3 देखेंगे फिर 4 देखेंगे। 336 क्या कहता है, कूट रचित रचना करके कोई भी दस्तावेज जो कि छल के प्रयोजन के लिए ले जाते हैं, यानी कूट रचित रचना, कोई भी दस्तावेज को कूट रचित करके छल करने के लिए उसको प्रस्तुत करते हैं, तब वहाँ पर धारा 336 का 3 लगेगा। बात समझ में आई। इसमें भी दोस्तों क्या है, 7 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा है, 7 साल की सज़ा है प्लस जुर्माना है। यानी अगर किसी भी दस्तावेज को कूट रचित करके अगर उसको छल के रूप में प्रयोग करेंगे तब वह 7 साल की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह भी संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई हो सकती है। बात समझ में आई। धारा 336 का 3। अब हम देखेंगे सेक्शन धारा 336 का 4 क्या कहता है। यह कहता है कि ऐसा कोई दस्तावेज आपने तैयार किया हो कूट रचित तरीके से जिससे कि किसी व्यक्ति के मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो। धारा 336 का 4 कहता है कि किसी व्यक्ति की ख्याति को चोट पहुंचती हो तब यह धारा लागू होती है। इसमें
3 साल की सज़ा है, 3 साल की सज़ा है प्लस जुर्माना भी है। बात समझ में आई? 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना, यह भी संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। और जमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे। जमानती अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है। धारा 36 समझ में आ गया। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो का लास्ट सेक्शन धारा 340 का सब सेक्शन 2, सेक्शन 340 का सब सेक्शन 2 BNS। दोस्तों ये बात करता है कूट रचित दस्तावेज को जानते हुए असली में अगर प्रयोग करना। मान लीजिए आपने कोई किसी दस्तावेज को जानते हैं कि यह कूट रचित है या फर्जी है, फिर भी आप उसको प्रस्तुत करते हैं, किसी काम में लेते हैं, ऐसा आपने किया तो अभी एक अपराध है। कि आप जानते हुए किसी दस्तावेज कूट रचित दस्तावेज का उपयोग कर रहे हैं, तब वहाँ पर धारा 340(2) FIR आपके खिलाफ दर्ज होगी। इन सभी धाराओं में से एक धारा है। तो इसमें भी दंड की बात करें तो जो छल के लिए दंड दिया गया था वही दंड इसमें भी है। अगर छल के लिए दंड दिया 7 वर्ष का, तो 7 वर्ष का कारावास भी इसमें होगा। और यह भी संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है। और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी सुनवाई हो सकती है। सॉरी, ये जमानती अपराध है, यह वाला जमानती अपराध की श्रेणी में आता है 340(2). तो बात समझ में आई आज की सारी धाराओं के बारे में। मैं आशा करता हूं कि धारा 316, 319(2), 318 का 4, 333, 336, 3(4), 340(2) भारतीय न्याय संहिता 2023। अगर इस तरह की FIR आपको मिलती है तो बेधड़क आप उनको बता सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। किसी महिला का अगर कोई व्यक्ति अपहरण करता है शादी करने के लिए, तो उसके खिलाफ कौन सी धारा लगती है। दूसरी बात दोस्तों, अब नया कानून आ गया है। नए कानून के अनुसार अब BNS में नई नई FIR दर्ज हो रही है। तो BNS का हमें उन सेक्शनों को जानना जरूरी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसको हम जानेंगे तभी तो कह पाएंगे कि हाँ यह फला सेक्शन में इस बात को कहा गया है इस धारा में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे धारा 87 और धारा 137(2) BNS के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे धारा 366 और धारा 363 IPC के बारे में, जो कि यह IPC में बात करता था। लेकिन आज की डेट में अगर FIR दर्ज होगी तो वह 87 और 137(2) BNS के अंतर्गत FIR दर्ज होगी। तो हम इसमें बात करेंगे कि यह इन सेक्शनों का मतलब क्या है, इन सेक्शन में आखिर FIR क्यों दर्ज हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर आप नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको कानून से संबंधित सारी वीडियो प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको इस समाज में रहने के लिए कोई असुविधा ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन 87 के बारे में। तो यहाँ पर 87 सेक्शन 87 BNS की बात करेंगे हम कि यह सेक्शन क्या कहता है। दोस्तों यह सेक्शन कहता है किसी महिला को, इसको समझने से पहले हम सेक्शन 137(2) BNS समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इस सेक्शन को छोड़िए, पहले हम पहले सेक्शन बात करेंगे 137(2) BNS के बारे में। ठीक है, 137(2) BNS के बारे में करेंगे। यह बात करता है दोस्तों व्यपहरण की, यह बात करता है व्यपहरण की। व्यपहरण का क्या होता है, किसी भी 16 वर्ष का व्यक्ति हो, अगर वह 16 वर्ष का व्यक्ति है और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है, व्यक्ति में कोई बालक हो सकता है। ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र का कोई बालक या 18 वर्ष से कम उम्र की महिला या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, यानी उसका स्वास्थ्य सही ना हो। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य उसका सही नहीं हो, अगर इन लोगों का कोई व्यक्ति किडनैपिंग करता है, बहला फुसला कर कहीं ले जाता है, तो व्यपहरण कराता है। यानी 16 वर्ष से कम उम्र का बालक, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला, बच्ची या कोई मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति बहला फुसला कर अपनी कस्टडी में लेकर कहीं जाता है, चाहे इनकी सहमति हो,
चाहे इनकी सहमति हो, वह लोग दोषी होंगे। इनकी सहमति मायने नहीं रखेगी। अगर 18 वर्ष से कम उम्र की कोई महिला है, कोई लड़की है, अगर वह किसी व्यक्ति से कहती चलो मुझको लेकर भाग चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, और बाद में जब मामला कोर्ट में आता है तो ये उसका बयान मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वह अभी बच्ची है, नाबालिग है, और नाबालिग का उसका मान्य नहीं होगा। बेशक आप 164 इसका करवा देंगे, CRPC 164 कराएंगे, अगर उसमें भी कहती है कि यह व्यक्ति मेरा पति है, लेकिन अगर उसकी उम्र 18 से कम है तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई? तो समझिए 137(2) क्या कहता है, अगर 18 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला को कोई व्यक्ति बहला फुसला कर अपनी कस्टडी में लेकर उसकी सहमति लेकर जाता है, सहमति हो चाहे ना हो, वह लेकर जाता है, तो 137(2) के अंतर्गत वह दोषी होगा। और अगर सज़ा की बात करें दोस्तों, इसमें 7 साल तक की सज़ा है। कितनी? 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। धारा 137(2) में 7 साल की सज़ा है, और साथ ही साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध है, लेकिन जमानती अपराध की श्रेणी में। क्या है? जमानती अपराध है। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट के द्वारा हो सकती है। बात समझ में आई? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इन सेक्शन में। बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि 18 वर्ष से कम उम्र की महिला को कोई अगर बहला फुसला कर अपनी कस्टडी में लेकर जाता है, और बेशक वह कह दे कि इसकी सहमति है, सहमति उसकी नहीं मानी जाएगी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो 7 साल तक सज़ा, जुर्माना, और इसमें जमानत का प्रावधान है। सेक्शन कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सेक्शन 87 के बारे में। इसको समझने के बाद बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि जब 137 लगेगा इस धारा के अंतर्गत, तो समझ लीजिएगा कि कोई व्यक्ति शादी का झांसा देकर, ठीक है, शादी करने के लिए, धारा 87 क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, अब यहाँ पर महिला आ गया, अब धारा 187 18 साल से कम उम्र की बालिका पर लगेगा या उससे ऊपर की लगेगा, दोनों में लग सकता है। तो किसी महिला को शादी करने के लिए, उसको मजबूर करने के लिए, उसको बहला फुसला कर किसी भी तरह से वह उसका अपहरण करता है, उसका अपहरण करता है ताकि उसके साथ वह अवैध संभोग कर सके। बात समझ में आई? शादी करने के लिए वह क्या करता है? अवैध संभोग कर सके। किसी महिला को बहला फुसला कर किसी भी तरह से वह उसको लेकर भगा कर ले जाता है कहीं, और ले जाने के बाद वह शादी करता है, बाद में उसके साथ अवैध संभोग बनाता है, या शादी से पहले भी उसके साथ अवैध संभोग बनाता है, तो वह धारा 87 के अंतर्गत दोषी होगा। कहीं पर कन्फ्यूजन? उसका इरादा होना चाहिए, मैं उसका इरादा होना चाहिए कि उसका मैं इसके साथ संभोग बनाऊँ, अवैध संभोग बनाऊँ, चाहे शादी करके या ना करके। इसमें क्या है, 87 में शादीशुदा महिला भी आती है और नाबालिग बच्चियाँ भी आती हैं। महिला किसी भी प्रकार की महिला हो सकती है। अगर नाबालिग बच्ची है तब तो उसका 137(2) के साथ साथ लगेगा मामला। यानी हम जब भी आप कोई नया FIR देखते हैं तो धारा 137 और 137(2) मिलता है, तो समझ लीजिए कि किसी नाबालिग बच्ची का अपहरण इसमें हुआ है, जहाँ पर 137(2) लगेगा, और उसको भगाकर शादी करने के इरादे से ले जाया गया है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे इसकी सज़ा के बारे में, कि इसमें दोस्तों सज़ा की अगर बात करें, सज़ा की बात करें तो यह 10 साल तक की सज़ा का बात करता है। क्या करता है? 10 साल तक की सज़ा है इसमें, और सज़ा के साथ साथ इसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर ट्रायल की बात करें कि इसका ट्रायल कौन करेगा, इसका तो ट्रायल JM फर्स्ट कर रहा है, लेकिन इसका ट्रायल दोस्तों सेशन कोर्ट करेगी। किसके करे? सेशन कोर्ट करेगी। बात समझ में आया? सेशन कोर्ट इसका ट्रायल करेगी। यह संज्ञेय अपराध है। कैसे अपराध है? यह संज्ञेय अपराध है, लेकिन गैर जमानती अपराध है। इस धारा में जमानत नहीं होती है। जमानत के लिए आपको सेशन कोर्ट में जाना होता है। समझौता योग्य अपराध ये भी नहीं है। महिलाओं को ताड़ना या फोटो खींचना, जो कि वह कब उस समय प्राइवेट कृत्य कर रही हूँ, उस समय अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो क्या आपको दंडित किया जा सकता है? साथियों, जैसा कि मैं बता दूं,
महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारे घर की महिलाएं हो या बाहर की महिलाएं हो, किसी भी कोई भी महिला हो, उसका हमें आदर और सम्मान करना चाहिए, उसकी लज्जा को बनाए रखना चाहिए, उसकी लज्जा का अनादर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कृत करेंगे तो आपको नए कानून भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडित करने का अच्छा प्रावधान किया गया है। जबकि आप जानते हैं कि नया कानून लग गया है और नए कानून में त्वरित निर्णय होगा, इसलिए सावधानी से ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे किसी महिला की लज्जा भंग होती हो। लेकिन आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपने ऐसा कोई कृत्य किया है, महिला को ताड़ा है, ताका है, एकटक ताकते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, तो उसके सारे कुछ बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज की वीडियो हम बात करेंगे धारा 77 के बारे में, धारा 77 BNS के बारे में। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम बताएंगे कि धारा 77 BNS क्या कहती है। दोस्तों, ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला के, कोई पुरुष है जो किसी महिला के, जो महिला है वो अपना प्राइवेट कृत कर रही है, प्राइवेट कृत करे, कोई प्राइवेट कृत कर रही है। प्राइवेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, प्राइवेट कृत क्या हो सकता है। मान लीजिए वह स्नान घर में नहा रही हो, स्नान कर रही हो एकांत, या अपना लैंगिक क्रिया कर रही हो, कोई लैंगिक क्रिया कर रही हो, या शौचालय में हो, या फिर अर्ध वस्त्र में हो। बात समझ में आई? कोई पुरुष किसी महिला को प्राइवेट कृत करते हुए देखता है तो क्या प्राइवेट कृत हो सकते हैं। वह स्नान कर रही हो, वह अपना लैंगिक कोई कृत कर रही हो, शौचालय कर रही हो, शौच कर रही हो, या कोई अर्ध वस्त्र में हो, या उसके वक्ष स्थल देखता हो। इस तरह अगर कोई महिला ऐसा कोई कृत्य कर रही है तो कोई व्यक्ति जब उसको ताड़ता है, देखता है, जो कि ऐसा कृत्य एकांत में होता है। ये सारे जो कृत्य बताया हूँ ये सब एकांत कृत्य वाले हैं, यानी एकांत में, जो कि सार्वजनिक ना हो। इस तरह के कृत्य को करते हुए कोई व्यक्ति देखता है या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा फोटो खिंचवाता है या स्वयं फोटो खींचता है। बात समझिए, अगर किसी दूसरे व्यक्ति से फोटो खिंचवाएगा तब भी, या स्वयं फोटो खींच रहा है तब भी, तो वह व्यक्ति धारा 77 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा, माना जाएगा। या इस फोटो को खींचकर वह प्रसारित कर दे तब भी धारा 77 के अंतर्गत दोषी होगा। बात समझ में आई? धारा 77 क्या कहती है? पीड़िता के जननांगों, निस्तंभों या उसके वक्ष स्थलों को प्रदर्शित करने वाली कोई फोटो खींचे जो कि वह महिला किसी एकांत जगह पर अपना ये सब कर रही हो। उस स्थिति में अगर फोटो खींचते हैं या उनको ताड़ते हैं, देखते हैं, निहारते हैं, तब आप धारा 77 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? दोस्तों, अगर ऐसा कोई कृत्य करते हैं तब आपको पहली बार आप दोषी होंगे तो 1 साल की सजा प्लस जुर्माना या दोनों हो सकता है। बात समझ आई? यह दोस्तों संज्ञेय अपराध है। क्या है? संज्ञेय अपराध, लेकिन यह जमानती अपराध है। परंतु इसका जो ट्रायल होगा वह सेशन कोर्ट होगा। बात समझ में आई? पहली बार अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हुए देखते हैं, फोटो खींचते हैं, प्रसारित करते हैं, तो आपको पहली बार में 1 साल की सजा होगी, जमानती तो होगा लेकिन सेशन ट्रायल होगा। लेकिन अगर दोबारा आप वही कृत्य करते हैं, तब आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है। 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ
जुर्माना हो सकता है, 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन यह आजमानती है, आजमानती। दूसरी बार करेंगे तो आजमानती होगा, इसका ट्रायल भी सेशन कोर्ट में चलेगा। बात समझ में आई? दूसरी बार 7 साल और पहली बार 1 साल से लेकर 3 साल तक का होगा सज़ा। ध्यान रखिए, यह छूट गया था। 1 साल से लेकर 3 साल पहली बार सज़ा होगी। दूसरी बार अगर विकृत करते हैं आप तो 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान धारा 77 के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि अगर किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है तो धारा 74 के अंतर्गत FIR दर्ज होती है। पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको वो जानकारी नहीं है तो आप पिछली वीडियो मेरी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। तो धारा 74 के तहत FIR होती है, लेकिन आप देखते होंगे बाद में धारा 64 बढ़ जाती है, मतलब बलात्कार की धारा बढ़े। मान लीजिए किसी महिला के साथ छेड़खानी होती है और बाद में देखा जाता है विवेचना के दौरान कि धारा बलात्कार की धाराएं बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो कौन से प्रोसीजर है जिसके बाद बलात्कार की धारा बढ़ा दी जाती है? हम इस वीडियो में आज यही डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रोसीजर से आपको छेड़खानी से बलात्कार की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आपको सज़ा के लिए जेल में जाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं, उसके साथ साथ मैं BNSS की धारा 183 व 180 के बारे में भी बताऊंगा। तो कहीं मत जाइए, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे धारा 74 के बारे में। पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, कहीं से भी कोई बात नहीं छूटेगी, आपको पूरा डिटेल में समझ में आने वाला है। धारा 74 कहता है BNS का, यह बात करता है छेड़खानी के बारे में। किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से अगर उस पर हमला आप करते हैं, छेड़खानी उससे करते हैं, तब धारा 74 के अंतर्गत आपको दोषी ठहराया जाएगा और आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब किसी महिला के, चाहे लड़की हो चाहे किसी भी आयु की महिला हो, शादीशुदा महिला हो, धारा 74 छेड़खानी की लग गई। इसके साथ 2 धाराएँ और होती हैं, धारा 352, ये सब धमकी वगैरह की धारा होती है, तो मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, उस पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो बात करेंगे अगर FIR 74 में दर्ज हुआ है BNS के अंतर्गत, तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस विवेचना प्रारंभ कर देती है। जो आयु महोदय होते हैं उसकी क्या करते हैं, विवेचना करते हैं। और विवेचना के अंतर्गत जो पीड़िता होती है, महिला होती है, उसका 180 के तहत BNS 180 BNS, यानी कि हम पहले इसको CRPC में 161 का बयान पढ़ते थे, 161 का बयान पढ़ते थे। ठीक है, 161 का बयान CRPC अब हो गया 180 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान होता है पीड़िता का। लेकिन पीड़िता ने यहाँ पर भी हो सकता है किसी, मान लीजिए वो पीड़िता उस पुरुष की प्रेमिका हो, वह बयान ना दे, वह इसमें यहाँ बयान दे कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ छेड़खानी हुई है। यहाँ पर अगर 180 के बयान में भी पुलिस के सामने क्या आता है, छेड़खानी की बात आती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है, तब तो धारा 74 ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद एक और बयान होगा, जब 180 का बयान होगा तो उसके बाद धारा 183 BNSS के अंतर्गत बयान होगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं धारा 164 CRPC में। हम CRPC में इसको पढ़े हैं 164 का बयान, तो उस वही बयान 183 BNSS में होता है। इसमें संशोधन भी हो चुका है। अब इस बयान के अंतर्गत पूरा खेल यहीं पर है। अब बात को समझिए, महिला को, उस महिला के साथ क्या हुआ है, अब यहीं पर पूरा डिसाइड होगा कि कौन सा सेक्शन बढ़ने वाला है, कौन सा सेक्शन घटने वाला है, और क्या मुकदमा ही समाप्त हो जाएगा। टोटल इसी पर निर्भर करता है। महिला अगर 18 साल से ऊपर की है, 18 वर्ष से ऊपर की है, तब उसके आधार पर पूरा केस डिपेंड। अगर यहीं पर वो महिला कह देती है, मान लीजिए वह महिला अगर यहीं पर कह देती है कि मेरे साथ
कोई घटना नहीं हुई है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, झूठा मुकदमा है, तब क्या होगा, यह मुकदमा समाप्त हो जाएगा। यही मजिस्ट्रेट के सामने, यह बयान किसके सामने होगा, मजिस्ट्रेट के सामने होगा। लेकिन मजिस्ट्रेट वो भी क्या होगी, महिला होगी, फीमेल मजिस्ट्रेट होगी। फीमेल मजिस्ट्रेट के साथ सामने बयान होगा और उस बयान में अगर महिला ने कह दिया कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है, तब उस मुकदमे को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर महिला ने कह दिया कि मेरे साथ छेड़खानी के साथ साथ उसके पहले बलात्कार भी हुआ है या उसी दिन बलात्कार हुआ है, तब मामला 64 का बन जाता है। महिला ने अगर कह दिया इस 183 के बयान में कि नहीं मेरे साथ छेड़खानी से पहले भी बलात्कार हुआ है या उसी दिन बलात्कार हुआ है, तब वहाँ पर मामला 64 बलात्कार का आ जाएगा। तब उस व्यक्ति को बहुत ही गंभीर सजा होगी। डाउट क्लियर। लेकिन अगर 18 साल से कम महिला, ये तो 18 साल से ऊपर की बात हो गई कि 18 साल से ऊपर की महिला अगर बयान करती है कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है, तब तो मुकदमा समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कहती है कि नहीं मेरे साथ छेड़खानी के साथ साथ बलात्कार भी हुआ है, या कितने लोग अगर जितने भी अभियुक्त का नाम ले लेती है उन सभी को मुलजिम बना दिया जाएगा 183 के बयान के आधार पर। लेकिन अगर वही 18 साल से कम की कोई महिला है, कोई लड़की है, तब 183 का बयान तो होगा लेकिन उसका विशेष महत्व तो नहीं होगा। यहाँ पर बात होगी डॉक्यूमेंट की, उसकी मार्कशीट की बात होगी। अगर मार्कशीट में क्या उसके जन्म तिथि है, उस आधार पे विवेचक अपने विवेचना करेगा। अगर महिला का, यहाँ लड़की कह भी देती है कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है, छेड़खानी भी नहीं हुई है, रेप नहीं हुआ, फिर भी उसकी बात यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वो कहती है कि मेरे साथ रेप भी हुआ है, छेड़खानी भी हुई है, तब धारा 64 लगेगी। यानी अगर वह घटना को साबित करती है, बढ़ा के कहती है छेड़खानी हुई है, बलात्कार हुआ है, तब भी उस बात को मानी जाएगी। लेकिन अगर कहती है मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई है, मेरे साथ रेप नहीं हुआ है, मैं उसके साथ मर्जी से गई थी, उसके साथ मर्जी से मेरा संबंध बना है, तो उसकी बातों को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं माना जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है, स्पष्ट हो गया होगा। विवेचना के बाद 180 का बयान होगा पुलिस के समक्ष, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान होगा। यहाँ पर जो भी निर्णय होगा वह सर्वोपरि माना जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी सज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम 174 की बात करें सज़ा की, तो दोस्तों इसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों यह संज्ञेय अपराध होता है और अजमानती अपराध होता है। अजमानती अपराध होते हैं, इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करता है। प्रथम जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई करता है। अब हम बात करेंगे धारा 64, जो कि बलात्कार की बात आती है। यहाँ पर बलात्कार हो गया तो धारा कहाँ है, धारा 64 यहाँ पर है। तो धारा 64 में दोस्तों 10 साल तक की सज़ा, 10 साल की सज़ा, वो भी क्या है, कठोर कारावास, कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर मामला और रेयर है तब वहाँ पर आजीवन कारावास भी हो सकता है, आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती है। साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर इसकी ट्रायल की बात करें तो इसका ट्रायल सेशन ट्रायल द्वारा होगा। सेशन ट्रायल होगा और यह गंभीर अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध होते हैं, समझौता योग्य अपराध नहीं होते हैं। तो बात समझ में आई, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया तो ज़रूर आई टाइप करें। और किसी पर डाउट रहेगा तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, समय निकाल कर मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं नए कानून के अनुसार अब FIR दर्ज हो रही हैं हर थाने में, हर राज्य में, हर स्टेट में अब FIR दर्ज हो रही हैं। नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार तो नई नई धाराएं सामने आ रही हैं, FIR में धाराएं आ रही हैं। तो कहीं न कहीं अधिवक्ताओं को भी समस्या हो रही है और क्लाइंटों को भी हो रही है। पुलिस विभाग यानी हर तरह के किसी विभाग का हो, उसको नई धारा को देखकर थोड़ी देर सोचना पड़ रहा है।
तो इसलिए अगर आप पहले से तैयार रहेंगे, इस यूट्यूब के माध्यम से अब मैं बताऊंगा आज के जो एक FIR दर्ज हुआ है 303(2) और 317(2) BNS के अंतर्गत, ये क्या कहता है। दोस्तों आज बहुत सिंपल वीडियो में बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 303(2) BNS के अंतर्गत चोरी की बात की गई है। चोरी बात समझ में आई। कोई भी व्यक्ति चोरी करता है तो उसको 303(2) BNS के तहत FIR दर्ज होता है, यानी है चोरी की बात करता है। 303(2) चोरी की बात करता है। तो इसमें चोरी करने के लिए आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। 3 साल की सज़ा हो सकती है, या तो जुर्माना से आपको दंडित किए जा सकते हैं या फिर दोनों से दंड दिया जा सकता है। लेकिन नए कानून में एक नई सज़ा आ गई है। अगर आप 5,000 रुपया से 5,000 से कम की चोरी किए हैं तब आपको सामुदायिक सेवा के लिए सज़ा मिल सकती है, यानी आप सामुदायिक सेवा कर सकते हैं। सामुदायिक सेवा में कोई भी सेवा हो सकती है सार्वजनिक, जैसे कहीं पर आपको सार्वजनिक सफाई करने के लिए 1 महीने के लिए लगा दिया गया, सफाई करो, गटर साफ करो इत्यादि। कोई भी काम जो सार्वजनिक समुदाय के लिए होता है वह सामुदायिक सेवा होता है। यानी चोरी के लिए अगर 5,000 रुपये से कम की संपत्ति है तब आपको सामुदायिक सेवा मिल सकती है। बाय द वे 3 साल की सज़ा इसमें है। और यह दोस्तों संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। यह संज्ञेय अपराध है लेकिन अजमानती श्रेणी में आता है, यानी इसमें जमानत नहीं मिलती है। आपको सेशन कोर्ट में जाना होता है, वहाँ से जमानत मिल जाएगी। बाकी इसका ट्रायल जो होता है JM फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट करता है। बात समझ में आई। अब चलिए बात करेंगे दूसरी धारा की, इसी के साथ लगी है 317(2). जहाँ पर 303(2) लगी है उसी के साथ 317(2) लगी। समझ लीजिए कि माल रिकवर हुआ है, यानी जो 5,000 रुपये की बात की गई है 5,000 रुपये का माल रिकवर हुआ है, मिल गया है। तो इसके यहाँ से मिला है माल, तो इसलिए 317(2) लगेगा। इसके लिए भी 3 साल की सज़ा है दोस्तों, केवल इसमें भी 3 साल की सज़ा है। और बाकी सेम सब कुछ प्रोसीजर वही है। ये भी अजमानती है, इसी के साथ ट्रायल होता है। तो चोरी की संपत्ति को अपने पास रखना, बेईमानी पूर्वक रखना, तो उसके लिए भी यह धारा 317(2) है। तो बात समझ में आई। 303(2) चोरी के लिए और 317(2) माल रिकवर हुआ उसके लिए, दोनों के लिए सेम दंड है। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने। यानी अगर कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति पर मिथ्या आरोप मतलब झूठा आरोप लगाता है तो क्या वह दंड का भागी होगा। तो चलिए इस वीडियो में फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए ये वीडियो है, आपको जानकारी रहे। अगर आपको कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, झूठे झूठे मुकदमे दायर करता है, तो क्या आप उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर आप भी पीड़ित हैं, अपने पड़ोसी से पीड़ित है, अपने किसी भी व्यक्ति से पीड़ित है, उसके मुकदमे से परेशान हो गए, तो यह वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। सबसे पहले हम इस वीडियो को बता दें हम किस धारा पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए BNS जो नया कानून आ गया है उसकी धारा 248 के बारे में अगर हम आज बात करेंगे। नए धारा से हम बात करेंगे, नए कानून से बात करेंगे। कि इस वीडियो को बहुत कम लोग देखे होंगे मिथ्या आरोप के बारे में। तो मेरा पर्पज़ यही कि अगर आपको कोई परेशान करता है, कोई झूठे झूठे आरोप लगाता है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। इसमें दोस्तों सब सेक्शन 1 होता है और सब सेक्शन 2 होता है। तो हम इसको 1, 2 को आसानी से 248 का सब सेक्शन 2 की बात करेंगे। आसानी से लिख देते हैं 248 का सब सेक्शन 1 BNS। देखिए दोस्तों सबसे पहले बता लें 248 क्या कहता है। यह किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर उसके खिलाफ मुकदमा दायर करवाने को कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को झूठा आरोप में जेल भिजवा देता है तो उसको यह दंड करने का प्रावधान करता है, उस व्यक्ति को जो झूठा आरोप लगाता है। बात समझ में आई। तो आइए इसका हम सब सेक्शन 1 देखते हैं 248(1). इसमें बात करता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से, क्षति कारित करने के आशय से, अब क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, शरीर से संबंधित हो सकती है, प्रतिष्ठा से संबंधित हो सकती है, क्षति हो सकती है। क्षति कारित करने के आशय से
उसके ऊपर क्या करता है, झूठा आरोप लगाता है। आरोप लगाता है, वह भी झूठा आरोप होता है। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 5 साल की सज़ा, कितनी, 5 साल की सज़ा या 2 लाख रुपया जुर्माना। बात समझ में आई? 2 लाख रुपए का जुर्माना आपको मिल सकता है, या तो दोनों हो सकता है। अगर आपको कोई परेशान करता हो झूठे झूठे मुकदमे करके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। झूठा आरोप लगा दिया है, मुकदमा दर्ज करवा दिया है, तो आप बाद में साबित होता है कि नहीं तो मामला झूठा है, तो आप उसके खिलाफ 5 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना का मुकदमा कर सकते हैं 248(1) के तहत। बात समझ में आ गई? आइए हम इसका सब क्लास 2 पढ़ते हैं। BNS 248 का सब क्लास 2 ये बात करता है, यह बात करता है कि मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या उससे अधिक अगर किसी ऐसे अपराध के लिए झूठा आरोप लगाता है जो मृत्यु दंड से दंडनीय हो, आजीवन कारावास से दंडनीय हो या उससे अधिक किसी कारावास से दंडनीय है, तो उसको साबित होने के बाद कि यह झूठा है, साबित होने के बाद आप 10 साल तक की सज़ा करवा सकते हैं। कितना? 10 साल तक की सज़ा करा सकते हैं, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही स्पष्ट भाषा में बात को समझिए। अगर कोई व्यक्ति मृत्युदंड कैसे जैसे अपराध जैसे 302 हुआ, 304 हुआ या 376 हुआ, इस तरह के अपराध जो बड़े बड़े अपराध होते हैं, अगर ऐसे अपराधों में आपके खिलाफ झूठा आरोप लगा दिया है, तब आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं 248(2) के तहत, जो कि 10 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो बताइए, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? फटाफट देख लेते हैं। अगर 248(1) कहता है कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो 5 साल तक के साथ 2 लाख जुर्माना। मृत्युदंड या आजीवन कारावास दंडनीय अपराध में अगर झूठा आरोप लगाता है, बाद में साबित होता है कि झूठा आरोप है, तब उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। बहुत ही स्पष्ट और अच्छी बात मिल गई। तो आपके लिए अच्छा है कि अब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का मुकदमा कोई करता है झूठा, तो आप उसके खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए फटाफट बताइए कि वीडियो कैसे